कहानी की शुरुआत में हमें वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का एक गांव दिखाया जाता है जिसका नाम जिगालोंग है और वक्त होता है सन 1931 का। इस गांव में ट्राइब के लोग रहते हैं। पिछले 100 सालों से गोरे लोग इन कबाली लोगों को इनकी जमीन को बढ़ाने से रोक रहे हैं और अब यहाँ पर एक कानून बना है और उस कानून के हिसाब से जितने भी आदिवासी हैं इन सब की जिंदगी पर गोरे लोगों का हक है। इन आदिवासियों का एक लीगल गार्डियन भी बनाया जाता है जिसका नाम एवो नेविल होता है। वो इन आदिवासियों की जिंदगी को किसी भी तरह से कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर जो हाफ कास्ट चाइल्ड होते हैं वो कभी भी किसी भी फैमिली से किसी भी हाफ कास्ट चाइल्ड को उठा सकता है। असल में हाफ कास्ट चाइल्ड उन्हें कहा जाता है जिनकी माँ आदिवासी होती है और बाप गोरे। ऐसी एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम मॉली है। इसकी उम्र अभी सिर्फ 14 साल है और ये अपनी मॉम और अपनी नानी के साथ रहती है। इसका डैड अब इनके साथ नहीं रहता क्योंकि वो फिंस बनाने का काम करते हैं। दरअसल इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में हजारों मील लंबी फिंस की यानी कि तारों की दीवार बनाई जा रही है ताकि ईस्ट ऑस्ट्रेलिया से जितने भी खरगोश और दूसरे जानवर हैं वो वेस्ट की तरफ आ सकें क्योंकि ये सब के सब फसलों को खराब कर देते हैं। अब मौली के कबीले में दिखाया जाता है कि उन्हें 2 पुलिस वाले देख रहे होते हैं। मौली के साथ उसकी एक छोटी बहन भी होती है जिसकी उम्र सिर्फ 8 साल होती है जिसका नाम डेजी होता है। मौली की एक 10 साल की कजिन भी है जिसका नाम ग्रीजी है और ये तीनों की तीनों हाफ कास्ट चाइल्ड हैं यानी कि इनके डैड गोरे थे। वो 2 ऑफिसर्स इन्हें देखकर वहाँ से चले जाते हैं पर जब ये बात एवो नेविल को पता चलती है कि जिगालोंग गाँव में 3 हाफ कास्ट चाइल्ड लड़कियां हैं जो अब कुछ बड़ी हो चुकी हैं, तो वो कागजों पर दस्तखत करके उन तीनों बच्चों को उनके गांव से उनके घर से उठाने का हुक्म देता है। इसीलिए पुलिस वहां पर जाती है और उन तीनों बच्चियों को उठा लेती है। हालांकि मौली की मॉम और उसकी नानी उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन सरकारी लोगों के आगे उनका कोई बस नहीं चलता और वो इन तीनों बच्चियों को ट्रेन में जानवरों की तरह पिंजरे में बंद करके उनके गाँव से कई 100 मील दूर ले जाते हैं। इस जगह का नाम पर्थ होता है। यहाँ पर मिशनरी काम करती है जहाँ पर वो हाफ ब्लड चाइल्ड को घर के सारे काम, खेती के सारे काम सिखाते हैं ताकि वो व्हाइट लोगों के घर पर काम कर सकें और आगे चलकर वो व्हाइट लोगों के साथ शादी कर लें क्योंकि मिस्टर नेविल का मानना होता है कि 3 जनरेशन के बाद हाफ कास्ट चाइल्ड का जो ब्लड होता है, जो उनके अंदर सेल्स होते हैं, वो पूरी तरह से बदल जाते हैं और उनके बच्चे पूरी तरह से व्हाइट बच्चों में कन्वर्ट हो जाते हैं। और एक यही वजह होती है कि ये आदिवासी होते हैं। उन बच्चों को वहां से छीन कर यहाँ पर ले आते हैं। इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे बच्चों के दिल में और उनके फैमिली वालों के दिल में क्या गुजर रही है। अब यहाँ कैंप में पहुंचने के बाद मिस्टर नेविल मौली की बॉडी का स्किन कलर चेक करता है। दरअसल वो लोग देखना चाहते हैं कि उसकी बॉडी की स्किन में, उसके कलर में कुछ चेंजेस हैं कि नहीं, लेकिन उसकी बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं होते। दरअसल यहाँ पर जिन बच्चों की बॉडी में चेंजेस होते हैं उन बच्चों को यहाँ पर घर का कामकाज नहीं सिखाया जाता बल्कि उन्हें नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चों की तरह पढ़ाया जाता है ताकि आगे चलकर वो उन्हीं की कम्युनिटी में शामिल हो जाए और मौली को और उसके तौर तरीकों में ढलना है। इसीलिए उन्हें सब कुछ सिखाया जा रहा होता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे 99% व्यूवर्स वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और ना ही वीडियो को लाइक करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी से कर दिया करें। एक दिन यहाँ पर एक आदमी जो घोड़े पर बैठा होता है, जिसे यहाँ पर ट्रैकर कहा जाता है, एक लड़की को अपने साथ लेकर आता है। दरअसल ये लड़की अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए यहाँ से भाग गई थी और ट्रैकर का काम होता है कि जो भी बच्चा यहाँ से भाग जाए उसे पकड़कर वापस लेकर आना। इस बच्ची को यहाँ पर लेकर एक छोटे से कमरे के अंदर ले जाता है और बहुत बुरी तरह से उसकी पिटाई की जाती है। मौली और उसकी दोनों बहनें सब कुछ देख रही होती हैं। अब यहाँ पर कुछ दिन बिताने के बाद मौली तय करती है कि वो अपने भाई बहनों के साथ यहाँ से भाग जाएगी क्योंकि उसका यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था और साथ ही साथ उसे अपनी मॉम की भी बहुत याद आ रही होती है। एक सुबह जब सब बच्चे चर्च में प्रेयर करने के लिए गए होते हैं तो मौली यहाँ से अपनी दोनों बहनों के साथ भाग जाती है। उसे नहीं पता कि उसके घर का रास्ता कहाँ से है लेकिन वो किसी भी कीमत पर अपने घर पहुँचना चाहती है जो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर है। दिन भर कैंप में किसी को पता नहीं चलता कि मौली और उसकी 2 बहनें यहाँ पर नहीं है, लेकिन रात को सोने से पहले जब नन अटेंडेंस लगाने के लिए आती है तो उसे पता चलता है कि आज पूरे दिन मौली को और उसकी दोनों बहनों को किसी ने भी नहीं देखा और ये बात ट्रैकर को बताई जाती है। ट्रैकर बच्चों को ढूंढने में बहुत शार्प होता है। वो उनके कदमों के निशान से और अलग अलग निशानियों से पता लगा लेता है कि बच्चे किस तरफ गए होंगे और उस कदमों के निशानों से पता चल जाता है कि मौली और उसकी दोनों बहनें किस तरफ गई हैं। इसीलिए वो अपना घोड़ा लेकर जंगल में उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वहीं मौली और उसकी बहनों को दिखाया जाता है जो कि लगातार भाग रहे होती हैं क्योंकि वो किसी भी तरह से इस जगह से निकलकर अपने घर पहुंचना चाहती हैं। इन तीनों को कैंप से निकले हुए आज पूरे 2 दिन हो चुके हैं और ट्रैकर भी लगातार इनका पीछा कर रहा होता है। मौली को पता है कि ट्रैकर उनके पीछे है, इसीलिए जब एक नदी आती है तो मौली अपनी बहन का बैग मांगती है और वो उस बैग को एक झाड़ के ऊपर रख देती है ताकि ट्रैकर को ये लगे कि वो उस तरफ गए हैं और मौली जानबूझकर पानी के रास्ते से आगे बढ़ना शुरू कर देती है ताकि ट्रैकर को उनके पैरों के निशान ना मिले। लेकिन ट्रैकर भी बहुत
आतुर होता है। वो इनकी चाल को समझ जाता है और वो मॉली और उसके दोनों बहनों के पीछे जाना शुरू कर देता है। मॉली और उसकी बहनों को पता चल जाता है कि ट्रैकर उनके आसपास ही है और ये तीनों के तीनों झाड़ियों में छुप जाती हैं, इसीलिए ट्रैकर इन तीनों को नहीं देख पाता। और जब ट्रैकर वहाँ से निकल जाता है तो ये भी आगे का सफर शुरू कर देती हैं। ये तीनों की तीनों भूखी हैं और तभी इन्हें दो आदमी दिखते हैं जो इन्हीं की तरह आदिवासी है। उनके पास शिकार होता है और वो मॉली और उसकी बहनों के कपड़े देखकर इन तीनों को देखकर समझ जाता है कि ये तीनों के तीनों कैंप से भाग कर आए हैं। साथ ही साथ इन्होंने ट्रैकर को भी नदी के किनारे देखा होता है। वो इन तीनों को बताता है कि ट्रैकर बहुत स्मार्ट है, आज तक जो भी कैंप से भागा है उन सबको पकड़कर वो वापस कैंप में लाया है। वो उनसे पूछता है कि तुम्हें कहाँ जाना है। मॉली कहती है कि जिगालोंग। वो कहता है कि जिगालोंग यहाँ से कई 100 किलोमीटर दूर है, तुम्हारा रास्ता बहुत लंबा है। और उसके बाद ये इन तीनों को खाने के लिए मांस का टुकड़ा और साथ ही साथ एक माचिस भी देता है। ये तीनों कई दिनों के बाद खाना खाते हैं। वही मिस्टर नेविल को पता चल चुका है कि तीनों बच्चियां कैंप से भाग चुकी है और ट्रैकर जो उनका पीछा कर रहा था एक नदी के बाद उसे उनके निशान मिलना बंद हो गए। और ये बात मॉली की मॉम को भी पता चल जाती है कि उसकी तीनों बच्चियां कैंप से भाग चुकी है और इस बात से उसे बहुत खुशी होती है क्योंकि वो चाहती है कि उनकी दोनों बेटियां और उसकी बहन की जो बेटी है वो तीनों के तीनों जल्द से जल्द घर पहुंच जाएं। हालांकि ये सफर बहुत लंबा है। वहीं दूसरी तरफ मॉली को दिखाया जाता है जो कि एक घर के बाहर जहाँ पर मुर्गियों का कारखाना होता है वहाँ से अंडे चोरी कर रही होती है। और तभी वहाँ पर घर की ओनर आ जाती है, पर वो मॉली को कुछ नहीं कहती बल्कि उसे और उसकी बहनों को खाना और कपड़े देती है। और जब ये तीनों जा रही होती है तो वो लेडी कहती है कि यहाँ के लड़कों से बच कर रहना, वो फिंस के पास रैबिट का शिकार करने के लिए जा रहे हैं। ये सुनने के बाद मॉली पूछती है कि रैबिट प्रूफ फिंस? वो कहती है कि हाँ। वो पूछती है कि वो कहाँ पर है। व्हाइट लेडी उसे इशारा करके बताती है कि वो ईस्ट की तरफ है। और अब ये तीनों की तीनों बहनें अब फिंस की तरफ जाना शुरू कर देती हैं क्योंकि मॉली जानती है कि अगर ये तीनों की तीनों फिंस के सहारे जाएंगी तो ये सीधा इनके गांव जिगालोंग पहुंच जाएंगी। और जब ये तीनों फिंस तक पहुंचती हैं तो मॉली को बहुत खुशी होती है क्योंकि वो जानती है कि ये फिंस उसके घर तक जाती हैं जहाँ पर उनकी मॉम उनका इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर नेविल को पता चलता है कि 4 दिन पहले इन बच्चियों को फिंस के पास एक गाँव में देखा गया था और वो समझ जाता है कि ये फिंस के जरिए आगे बढ़ रही हैं, मतलब कि वो फिंस के सहारे अपने घर तक पहुंचना चाहती हैं। और वो मैप देखकर कैलकुलेट करता है कि कुछ दिनों के बाद तीनों बच्चियां फिंस के सहारे चलते हुए एक पॉइंट पर पहुंचेंगी, इसीलिए वहां पर वो ट्रैकर को और अपने एक और आदमी को तैनात कर देता है ताकि जब भी बच्चे वहां पर पहुंचे तो इन्हें पकड़कर वापस कैंप में ले आए। वहीं मॉली की सबसे छोटी बहन चलते चलते थक जाती है और बैठ जाती है क्योंकि उसके पैर भी छिल चुके होते हैं, लेकिन मॉली हार नहीं मानती। वो उसे अपने कांधे पर उठाकर आगे बढ़ना शुरू कर देती है। वो अपनी बहन से कहती है कि ये मत समझना कि घर तक मैं तुम्हें ऐसे ले जाऊंगी, कुछ देर बाद तुम्हें खुद चलना होगा। और जब ये आगे बढ़ रही होती हैं तो इन्हें गोरा आदमी दिखता है जो वहां पर टेंट लगाकर बैठा होता है। ये एक अच्छा इंसान होता है। ये इन तीनों को खाने के लिए देता है और पूछता है कि क्या तुम वेस्ट जा रही हो? मॉली कहती है कि नहीं, हम नॉर्थ जा रही हैं। वो आदमी बताता है कि ये फिंस जिनके सहारे तुम जा रही हो ये वेस्ट की तरफ जाते हैं। और मॉली और उसकी बहन समझ जाती है कि ये गलत रास्ते पर है। मॉली उस आदमी से पूछती है कि क्या यहाँ पर 2 रैबिट प्रूफ फिंस हैं? वो कहता है कि 2 नहीं 3, पर आगे तुम्हें नॉर्थ सीट तक जाना है, तो जिस रास्ते से तुम जा रही हो ये बहुत लंबा रास्ता है। वो उन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताता है। वो कहता है कि अगर तुम ऐसे जाओगी तो कम से कम 100 मील में से तो कम ही पड़ेगा। और उसके बाद ये तीनों उसी रास्ते से आगे बढ़ना शुरू करती हैं। और कुछ दिन चलने के बाद इनके रास्ते में एक घर दिखाई देता है जहाँ पर एक औरत कपड़े सुखा रही होती है। ये भी हाफ कास्ट ब्लड होती है जिस तरह से मॉली है। मॉली उसे अपने पास बुलाती है। वो लेडी तीनों को देखकर पहचान जाती है क्योंकि इनकी खबर न्यूज़पेपर में छप चुकी होती है। वो कहती है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुंची? मॉली कहती है कि वॉक करते हुए। ये बात सुनकर वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि कभी मैं भी उस कैंप में थी लेकिन भागने से डरती थी, मैं कभी वहाँ से भाग नहीं पाई। कैंप यहाँ से 800 मील दूर है, तुम तीनों 800 मील पैदल चलकर आई हो, इतना दूर आज तक कभी कोई नहीं पहुँच पाया। वो कहती है कि आज रात तुम मेरे साथ रुक सकती हो, कल सुबह यहाँ से निकल जाना। मॉली इस बात के लिए मान जाती है। और जब वो रात को उसके कमरे में सो रही होती है तभी वहाँ पर एक व्हाइट मैन आता है। दरअसल इसे नहीं पता होता कि यहाँ पर तीनों बच्चे हैं। और जब ये इन तीनों को देखता है तो वो वहाँ से चला जाता है। मॉली अपनी बहनों के साथ रात को यहाँ से निकलना चाहती है लेकिन तभी वो लेडी आ जाती है जिसने इन्हें यहाँ पर रखा है। वो कहती है कि तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, वो किसी को कुछ नहीं कहेगा। मॉली उसकी बात मान जाती है लेकिन कुछ ही देर बाद इन तीनों को गाड़ियों की आवाज सुनाई देती है। मॉली समझ जाती है कि इन्हें पकड़ने के लिए यहाँ पर लोग आ चुके हैं, इसीलिए वो अपनी दोनों छोटी बहनों को लेकर घर के पीछे जहाँ पर झाड़ियाँ होती है वहाँ पर छुप जाती है और साथ ही साथ अपने पैरों के निशान भी मिटा देती है। यहाँ पर ट्रैकर और वो लोग आते हैं जो इन तीनों को ढूंढ रहे हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से ये उनके निशानों को देख नहीं पाते। वो कहते हैं कि कल सुबह हम इन्हें ट्रैक करेंगे। अगली सुबह ट्रैकर यहाँ पर आता है। यहाँ पर वो देखता है कि वहाँ पर पत्तों के घिसटने के निशान होते हैं। वो समझ जाता है कि इससे मॉली ने अपने पैरों के निशान मिटाए थे, इसीलिए रात को उन्हें वो निशान नहीं दिखे। लेकिन मॉली और उसकी दोनों
बहनें रात को यहाँ से निकल चुकी थी, इसीलिए वो अब ट्रैकर से बहुत दूर है। वो एक बार फिर से रैबिट प्रूफ फिन्स के पास आती हैं और वो इन फिन्स को फॉलो करते हुए अपने घर की तरफ बढ़ रही हैं। अब नेविल, जो इन तीनों लड़कियों के भागने से पूरी तरह से परेशान है, वो इंस्पेक्टर से कहता है कि इस बात को चारों तरफ फैला दो कि ग्रेसी की मॉम उसका इंतजार वेल्यूना में कर रही है। ग्रेसी मॉली की कजन सिस्टर है जो उन्हीं के साथ है। ये तीनों लगातार आगे बढ़ती रहती हैं और तभी इन्हें एक और आदमी मिलता है जो इन्हें खाने के लिए भी कुछ देता है और वो ग्रेसी को कहता है कि तुम्हारी मॉम वेल्यूना में तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम ट्रेन से वहां तक पहुंच सकती हो। ये बात सुनने के बाद मॉली वहां से खड़ी हो जाती है। वो ग्रेसी को कहती है कि चलो हमें यहाँ से चलना चाहिए, ये झूठ बोल रहा है। ग्रेसी मॉली से कहती है कि हो सकता है कि ये सच कह रहा हो और मेरी मॉम मेरा इंतजार वेल्यूना में कर रही हो। मॉली उसे समझाने की कोशिश करती है कि ये झूठ बोल रहा है, लेकिन ग्रेसी उसकी बात नहीं सुनती। मॉली अपनी बहन को कंधे पर रखकर आगे निकल जाती है और ग्रेसी वहीं उस आदमी के साथ रुक जाती है। वहीं मॉली, जो अपनी बहन डेजी के साथ आगे निकल गई थी, उसे एहसास होता है कि उसे ग्रेसी को भी साथ लेना चाहिए था और वो वापस आती है और वो छुप के एक जगह देखती है कि ग्रेसी एक रेलवे स्टेशन पर बैठी है जहाँ से वो ट्रेन पकड़कर वेल्यूना जाएगी। मॉली जहाँ पर छुपी होती है वहाँ से वो ग्रेसी को सीटी बजाकर इशारा करती है। वो उसे देख लेती है और जब वो उनकी तरफ बढ़ रही होती है तभी वहाँ पर नेविल का आदमी आता है और उसके साथ वो आदमी भी होता है जिसने ग्रेसी को यहाँ कहा था कि उसकी मॉम वेल्यूना में उसका इंतजार कर रही है। दरअसल उसने कुछ पैसों के लालच में उसे ऐसा कहा था और अब एक बार फिर से ग्रेसी को पकड़ लिया गया है। मॉली और उसकी छोटी बहन डेजी ग्रेसी को गाड़ी में जाते हुए देखती हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत छोटी हैं। और अब मॉली और उसकी छोटी बहन डेजी अपने घर की तरफ बढ़ना शुरू कर देती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी दिखाया जाता है कि मिस्टर नेविल ने जहाँ पर अपने आदमी को रखा होता है, जहाँ पर उनके हिसाब से मॉली को और उसकी बहन को पहुँचना है, आज 21 दिन के इंतजार के बाद भी वो लोग वहाँ पर नहीं पहुँचे क्योंकि मॉली और उसकी बहन ने शॉर्टकट रास्ता लिया था ताकि वो 100 मील का सफर अपनी जर्नी से कम कर सके। वहाँ पर जो गोरा आदमी होता है वो ट्रैकर को कहता है कि अपना सामान पैक करो, अब हम यहाँ पर नहीं रुकेंगे। वहीं मिस्टर नेविल भी अब पूरी तरह से परेशान है और वो जिगालोंग गांव, जहाँ पर मॉली और उसकी बहन जा रही है, जो इनका घर है, वो वहाँ के इंचार्ज को एक खत लिखता है। वो कहता है कि मॉली और उसकी बहन इस मंथ के आखिर तक जिगालोंग पहुंच जाएंगी और जैसे ही वो पहुंचे उन्हें दोबारा पकड़कर कैंप में भेज दिया जाए। वहीं मॉली और उसकी छोटी बहन डेजी पूरी तरह से थक चुकी हैं। ये भूखी और प्यासी हैं और इन्हें दूर दूर तक कहीं भी पानी नहीं दिखता क्योंकि अब गर्मियों का भी मौसम आ चुका होता है और झील, तालाब सब कुछ सूख चुके होते हैं। लेकिन मॉली किसी तरह से सूखी हुई झील से पानी खोदकर निकालती है और अपनी बहन डेजी की प्यास बुझाती है। लेकिन चाहे इनके अंदर कितना ही करेज क्यों ना हो, सिर्फ पानी पीकर ही ये आगे का सफर तय नहीं कर सकते। और कुछ ही दूर जाने के बाद मॉली, जिसने अपनी बहन डेजी को कंधे पर उठा रखा है, वो बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है। वो कई घंटों तक उसी जमीन पर उसी तरह से बेहोश पड़ी होती है। उसकी बहन डेजी भी बेहोश होती है और सुबह उसे एक चील की आवाज आती है और वो खड़े होकर उस चील को देखना शुरू कर देती है। और अब उस परिंदे को देखने के बाद मॉली को हिम्मत आती है और वो नॉर्थ फिन्स तक भी पहुंच चुकी होती है, जो उससे कुछ ही दूर होती है। वो अपनी बहन को गोद में उठाकर नॉर्थ फिन्स की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है, जो उसके गांव जिगालोंग जाती है। लेकिन इन्हें नहीं पता कि इनके गांव जिगालोंग में नेविल का आदमी इनका इंतजार कर रहा है ताकि वो इन्हें पकड़कर वापस उसी कैंप में भेज दे। और जब मॉली अपने गांव जिगालोंग पहुंचने वाली होती है तो उस आदमी को पता चल जाता है कि वो आने वाली है और वो उन्हें ढूंढने के लिए जंगलों की तरफ बढ़ता है। लेकिन वहाँ पर मॉली और मॉली की नानी भी होती है। मॉली के मॉम के हाथ में जो लकड़ी होती है, जो आगे से बहुत शार्प होती है, जिसे ये शिकार करते हैं, वो उस लकड़ी को लेकर उस ऑफिसर की तरफ बढ़ती है। हालांकि उसके पास गन होती है, लेकिन फिर भी वो डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। और कुछ ही दूर जाने के बाद मॉली की मॉम देखती है कि मॉली और उसकी छोटी बेटी डेजी पहुंच चुकी है। वो इन दोनों को देखकर बहुत खुश होती है और वो अपनी दोनों बच्चियों को गले लगा लेती है। मॉली कहती है कि हम ग्रेसी को नहीं बचा पाए, वो उसे पकड़कर ले गए। इसके बाद मॉली की माँ और उसकी नानी जिगालोंग गांव वापस नहीं लौटती है क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये लौटे तो नेविल के आदमी इन्हें दोबारा पकड़कर ले जाएंगे। इसीलिए वो अपनी दोनों बच्चियों को लेकर बीहड़ में चली जाती हैं ताकि नेविल और उसके आदमी कभी भी उन तक ना पहुंच सके। वहीं दूसरी तरफ नेविल को दिखाया जाता है, जो अपने आदमियों से कहता है कि हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम मॉली और डेजी को दोबारा ढूंढ सके, इसीलिए हम इस केस को यहीं पर ही बंद करते हैं। मॉली और उसकी बहन डेजी को अपने घर तक पहुंचने के लिए 9 हफ्ते यानी लगातार 63 दिन तक चलना पड़ा क्योंकि उनका घर उस कैंप से, जहाँ पर उन्हें रखा गया था, वहाँ से 2400 किलोमीटर दूर था। इन दो छोटी बच्चियों ने पैदल ही बिना जूते चप्पलों के 2400 किलोमीटर तय किए, जो अपने आप में एक ऐसी बात है जो हर किसी को हैरानी में डाल देती है। और आखिर में मॉली और डेजी की असली वीडियो फुटेज दिखाई जाती है, जो कि अब बहुत बूढ़ी हो चुकी है। मॉली बताती है कि उन्होंने अपनी कजन सिस्टर ग्रेसी को, जिसे पकड़ लिया गया था, उसे फिर कभी नहीं देखा क्योंकि उसकी मौत हो चुकी थी। और वो ये भी बताती है कि आगे चलकर उसकी शादी हुई, उसकी 2 बेटियां हुई और नेविल के लोगों ने एक बार फिर से मॉली और उसकी बेटियों को पकड़ लिया। उन्हें उसी कैंप में ले गए, पर मॉली एक
एक बार फिर से अपनी एक बेटी को कैंप से लेकर भागने में कामयाब हो गई। वो वापस 2400 किलोमीटर का फासला तय करके अपने गांव में पहुंची। पर शायद दुख और तकलीफ मौली की जिंदगी का हिस्सा होता है, इसीलिए उसकी उसी बेटी को जिसे वो कैंप से लेकर वापस आई थी, उसे एक बार फिर से पकड़कर कैंप में ले जाया जाता है। और उसके बाद मौली ने कभी भी अपनी बेटी को दोबारा नहीं देखा। मौली और डेजी जो अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, वो कहते हैं कि हम दोबारा कभी उस जगह वापस नहीं जाने वाले। इसी के साथ इस मूवी का सच्ची कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी से कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।